Welcome back, students. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 5 From Traders to Rulers. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this topic ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बेटा अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल को जीता। आप लोगों ने अगर पार्ट 1 के वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इंडिया में आ गई थी 17th सेंचुरी में। ठीक है, 17th सेंचुरी वो टाइम पीरियड है जो 1601 से स्टार्ट होके 1700 पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो 17th सेंचुरी की शुरुआत से ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही थी। किसकी तरह? ट्रेडिंग बॉडी की तरह, है ना। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? व्यापार, बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पर कर रही थी। शुरुआती दौर में इनिशियली इसने सप्लिकेटेड किया किसको? मुगल एम्परर्स को। सप्लिकेट का मतलब होता है विनती करना, याचना करना। इन्होंने मुगल एम्परर से विनती की, प्रार्थना की कि भाई हमें ट्रेड करने दें इंडिया में। सप्लिकेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? विनती करना, प्रे करना, याचना करना। ठीक है, कि हमें ये काम करने दो, हमें वो काम करने दो। तो ये लोग मुगल एम्परर को मना रहे थे भैया कि हमें इंडिया में ट्रेड करने दो, और जब हम ट्रेड करें तो हमें उस ट्रेड में थोड़े कंसेशंस दे दो, है ना। हमसे ड्यूटी कलेक्ट मत करो, या करो तो थोड़ी सी कम करो, हमें थोड़े से प्रिविलेजेस दे दो, है ना? हमें प्रिविलेजेस दे दो, हमें थोड़े से कंसेशंस दे दो। ऐसे विनती कौन कर रही थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। किससे कर रही थी? मुगल एम्परर से। पर बेटा जब डेथ हो जाती है औरंगज़ेब की, तो जो मुगल एम्पायर होता है वो ग्रेजुअली वीक होने लग जाता है, क्योंकि जितने भी लेटर मुगल्स थे बेटा, औरंगज़ेब की डेथ के बाद जितने भी मुगल्स आएंगे उन्हें हम लेटर मुगल्स कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो इस बात का एडवांटेज लेती है कि भाई अब तो मुगल एम्परर वीक हो रहा है ना, तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाएँ। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को मजबूत बनाना, अपने आप को स्ट्रेंथन करना चालू किया। कहाँ पर? बंगाल में। दे स्ट्रेंथन देयर ऑपरेशंस इन बंगाल, और बंगाल में ये मजबूती से काम करने लग गए। ठीक है, क्यों बंगाल को इन्होंने चुना? बिकॉज दैट टाइम बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। बंगाल हमारे भारत का एक सबसे रिच, सबसे प्रॉस्पर प्रांत हुआ करता था, है ना। पैसे वैसे की कोई कमी वहाँ नहीं थी, बहुत कुछ था। तो इन्होंने अपना टारगेट किसको बनाया? बंगाल को बनाया। कब बनाया? औरंगज़ेब की डेथ के बाद, जब मुगल एम्पायर क्या होने लग गया। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पहली सक्सेस मिली वो इस फॉर्म में मिली कि अब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे मिल गए थे, उसने ऑन कर लिए थे क्या? राइट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट मतलब हमारी कंट्री में कुछ मंगवाना, और एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से कुछ भेजना। तो अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट्स मिल गए थे कि वो हमारी कंट्री से कुछ भी भेज भी सकती थी और हमारी कंट्री में कुछ भी बुलवा सकती थी। एक्सपोर्ट का मतलब इन जनरल होता है जब आपकी कंट्री से आप कोई सामान किसी दूसरी कंट्री को सेल करें, और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? आप किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में उन चीज़ों को बुलवाएं। जैसे हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं बेटा? इम्पोर्ट, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व नहीं है। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं बेटा? कॉटन करते हैं, जूट करते हैं, आयरन ऑर करते हैं। क्लियर है? और इन सब के जो राइट्स मिले वो कैसे मिले? विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी। 1717 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिल गए कि वो इंपोर्ट भी कर सकती है, एक्सपोर्ट भी कर सकती है बिना कस्टम ड्यूटी को पे किए। ये बहुत बड़ी छूट थी जो हमारी तरफ से हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। कुछ जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के, वो लोगों ने प्राइवेट ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया अपने पर्सनल गेन्स के लिए। देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड कर ही रही थी, पैरेलली जो कंपनी ऑफिशियल्स होते वो भी इस ट्रेड कंसेशन का फ़ायदा उठाते कि भैया इम्पोर्ट पे भी हमें कुछ नहीं देना, एक्सपोर्ट पे भी कुछ नहीं देना, कस्टम ड्यूटी जैसी चीज़ तो हमें पे ही नहीं करना है, तो बेटर है कि हम भी बिजनेस स्टार्ट करें। तो उन लोगों ने भी खुद से बिजनेस, अपना पर्सनल ट्रेड स्टार्ट कर दिया। और वो लोग भी अपने ट्रेड, पर्सनल ट्रेड पर भी कोई ड्यूटी पे नहीं करते थे। स्टॉप पेइंग द ड्यूटी ऑन देयर ट्रेड। जो एग्जेम्पशन था ड्यूटी पे ना करने का वो सिर्फ कंपनी को मिला हुआ था बेटा,
1770 में ये जो प्रिविलेज था कि भाई आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इम्पोर्ट भी कर सकते हो, ये किसको दिया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंडिविजुअल्स को नहीं दिया था। पर जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस लूप होल का फ़ायदा उठाया कि कौन देख रहा है, ये कंपनी का ट्रेड हो रहा है कि हमारा हो रहा है। उन्होंने अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखा विदाउट पे ड्यूटीज़। इसकी वजह से बंगाल को इनरमस लॉस होने लगे रेवेन्यूज़ के। देखो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी राजा हो, उसको जो अर्निंग होती है वो किसके थ्रू होती है बेटा? टैक्सेस के थ्रू ही होती है। पर यहाँ पर तो टैक्स ना ही तो कंपनी पे कर रही थी, ना ही तो ऑफिशियल्स। तो यहाँ पर इनरमस लॉस हुआ किसको? रेवेन्यू का। किसको हुआ बेटा? बंगाल को। बेटा ड्यू टू दिस, इसके कारण, किसके कारण भाई? कि ना तो कंपनी कस्टम ड्यूटी दे रही थी, ना ही तो ऑफिशियल कस्टम ड्यूटी पे कर रहे थे। बंगाल के नवाब को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ट्रेड तो बहुत बढ़िया हो रहा है हमारे एरिया से, पर हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें तो ह्यूज रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो एक गुस्सा नवाब के मन में आ गया टुवर्ड्स द कंपनी, और इसी से डिस्कॉर्ड चालू हो गए कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। डिस्कॉर्ड का मीनिंग एक्चुअल हिंदी होता है कलह, पर इसको आप क्वेरल की तरह देख सकते हो, स्ट्राइफ की तरह देख सकते हो कि क्वेरल स्टार्ट हो गया, झगड़ा स्टार्ट हो गया कंपनी और नवाब के बीच में। और ये कब ज़्यादा बढ़ गया बेटा? फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750s में। 51, 52, 53, 60 तक का जो पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा भयंकर झगड़े होने लगे किस किस के बीच में? कंपनी और नवाब के बीच में। बंगाल को किस किस ने रूल किया बेटा? मुर्शिद कुली खान ने रूल किया, सुजाउद्दीन ने रूल किया और अलीवर्दी खान ने रूल किया। बंगाल को किस किस ने रूल किया? मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान। ये बहुत ही विजिलेंट थे। इन्होंने प्रॉपर चेक रखा कि भैया कंपनी हमारे एरिया में कुछ गड़बड़ ना कर पाए। पर देखो, हर व्यक्ति इतना विजिलेंट तो होता नहीं है, इतना होशियार तो होता नहीं है ना? कुछ लोग थोड़ा सा चूक कर जाते हैं, ये लोग तो बहुत चौकस थे। इन्होंने तो प्रॉपर नज़र रखी किस पे? कंपनी के काम पे। पर कितने दिन तक कर पाते? कंपनी के लोग और देड़शाने थे, उन्होंने अपने हिसाब से चालाकियाँ करना चालू कर दी। अलीवर्दी खान जो थे वो बहुत ज़्यादा केयरफुल थे और वो चाहते थे कि कंपनी के जो पावर्स है बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहे। उन्होंने कंपनी के सामने 2 कंडीशंस रखी, जिन्हें कंपनी को फुलफ़िल करना ही था अगर उन्हें बंगाल के ट्रेडिंग राइट्स चाहिए थे तो। ठीक है, अब वो कंडीशंस हम एक-एक करके पढ़ेंगे। पर ऑल इन ऑल इस पैराग्राफ में आपने क्या पढ़ा कि दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड चालू हो गए किस-किस की? कंपनी और नवाब बंगाल के बीच में, और ये बढ़ते गए। ठीक है, 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बंगाल को रूल किया मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान, और तीनों ही बहुत चौकस थे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि कंपनी मिसयूज़ ना करे कहीं हमारी पावर का। उसमें से अलीवर्दी खान तो बहुत ही चंट थे, वो तो कंपनी के सामने कंडीशन रख दिए थे कि भाई ये 2 कंडीशन फुलफ़िल करोगे तभी तुम्हें ट्रेडिंग राइट्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नो। पहला जो कंडीशन थी कि जो ऑफिशियल होंगे कंपनी के, जो प्राइवेट ट्रेड करेंगे, उन्हें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कंसेशंस ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कंपनी को भी जो हमने छूट जो एग्जेम्पशंस दिए हैं वो हम रिवोक कर देंगे, फिर कंपनी को भी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? अलीवर्दी खान ने साफ साफ बोल दिया कि कंपनी को अपने कंसेशन बरकरार रखने हैं, तो ऑफिशियल्स को बोले कि वो अपने कस्टम इम्पोर्ट ड्यूटी पे करे, कस्टम ड्यूटी पे करे, है ना? और नहीं, अगर इन प्राइवेट ऑफिशियल्स ने अपनी कस्टम ड्यूटी पे नहीं की तो कंपनी के एग्जेम्पशंस भी खत्म। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है कि वो फोर्टिफिकेशंस बनाए। फोर्टिफिकेशंस की किलाबंदी कौन करता है? जिसके पास बड़ी-बड़ी बूटियाँ हों, बूटी हो, है ना? जिसके वो अपनी रॉयल फैमिली को सेव करना हो, वो फोर्टिफिकेशंस करे। भाई तुम ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग कर रही हो, तुमने क्यों फोर्टिफिकेशंस कर रखे हैं? तो फोर्टिफिकेशंस को आपको एक्सटेंड नहीं करना है। दूसरी कंडीशन ये थी। तो बेटा अलीवर्दी खान की जो ये कंडीशंस थी दोनों, इनका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं था ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, ज़्यादा ब्रिटिशर्स डरने वाले थे नहीं अलीवर्दी खान से। क्यों नहीं डरने वाले थे? उसके पीछे एक ही रीज़न है, और वो रीज़न है कि इस टाइम तक जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी। उन्होंने यूरोप में भी और इंडिया में भी दोनों ही जगह फ्रांस के ऊपर विक्ट्री पा ली थी, मतलब फ्रांस को हरा दिया था और जीत गए थे फ्रांस से, है ना? इंडिया में भी जीते और यूरोप में भी जीते। इससे उनकी मिलिट्री प्रोएस तो प्रूव हो ही चुकी थी। प्रोएस का मतलब क्या होता है? कौशल, कि भैया कितनी कुशल है इनकी मिलिट्री, कितनी एफिशिएंट है, ये तो प्रूव हो चुका था। इस कॉन्फिडेंस के साथ जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपने ट्रेड को एक्सपांड किया।
ज़्यादा मार्केट्स को सिक्योर किया और इंडिया की मोर एंड मोर टेरिटरीज़ को एनेक्स करते गए। समझ में आ रही है बात? उनकी जो मिलिट्री प्रॉयस थी वो प्रूव हो चुकी थी, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस था अभी कि भाई फ्रांस को हम 2 जगह हरा चुके हैं, तो ये इंडियन किंग्स तो हमारे सामने लगेंगे क्या? कुछ भी नहीं। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रेड को एक्सपांड करती गई, डिफरेंट मार्केट्स को सिक्योर करती गई और टेरिटरीज़ को वन बाय वन एनेक्स करती गई। जब सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के, कब बनते बेटा? 1756 में। तो जो मैटर थे कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में और ज़्यादा वर्सन होते गए। तो 1756 में नवाब कौन बनते हैं? सिराजुद्दौला। कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती गई, वर्स होती गई। सिराजुद्दौला ने कंपनी से कहा कि भाई तुम तुम्हारे फोर्टिफिकेशंस हटाओ, जितने भी कलकत्ता में तुमने एक किलाबंदी कर रखी है ना। अच्छा, किलाबंदी आपको समझ में आता है फोर्टिफिकेशन क्या होता है? देखो, यहाँ पर सपोज़ करो मेरी फैक्ट्री और यहाँ मैं बड़ी-बड़ी दीवारें बना लूँ, तो उसको क्या कहते हैं? किलाबंदी, ठीक है? कहीं से गेट दे दूँगी अंदर जाने के लिए। जैसे आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो बाहुबली में जो कटप्पा इस तरीके से बनाता है ना, एक दीवार महल से बहुत दूर, जिसके अंदर से वो एरो मार रहे होते हैं काल कैन की सेना को, वो होता है फोर्टिफिकेशन। तो कलकत्ता में जो फोर्टिफिकेशन आपने बना रखे हैं, सिराजुद्दौला ने ये कहा अंग्रेज़ों से उनको हटा लो। कंपनी ने डिक्लाइन किया कि भाई हम तो तुम्हारे ऑर्डर नहीं मानेंगे। तो नवाब ने अपने ट्रूप्स को भेजा, फैक्ट्री को ऑक्यूपाई कर लिया कलकत्ता वाली, और ब्रिटिश ने इस बात को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया। ब्रिटिशर्स के दिल में लग गई ये बात, अरे! हमारी फैक्ट्री को ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे लोगों को बंदी बना लिया, ये तो गलत है। इन्होंने रेनफोर्समेंट लिया, जितनी सेना-वेना की ज़रूरत इनको थी, जितने लोगों की ज़रूरत थी उनको लिया, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया और फैक्ट्री को वापस से रिकैप्चर कर लिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने इस बात को लाइटली नहीं लिया, उनको कहा क्या सिराजुद्दौला तुम्हारी इतनी हिम्मत? अपने जितने भी उनको मिलिट्री पर्सनेल वगैरह चाहिए थी उन सबको इकट्ठा किया और फैक्ट्री को वापस से रिकैप्चर कर लिया। और अब ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि सिराजुद्दौला को डिपोज़ किया जाए, उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए और वहाँ पर एक पपेट नवाब को बना दिया जाए या पपेट नवाब बिठा दिया जाए। पपेट नवाब को बना दिया जाए, ये कैसा सेंटेंस है भाई? मतलब सुनो ध्यान से। सिराजुद्दौला को डिपोज़ करो, सिराजुद्दौला को हटा दो और वहाँ पर एक पपेट नवाब को बिठा दो, जो हमारी कठपुतली बन के हमारे इशारों पर नाचे। बंगाल के थ्रोन पे क्या बैठ जाए? एक कठपुतली नवाब, जो हमारी बातें सुने, हमारे हिसाब से काम करे, खुद के दिमाग का यूज़ ना करे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच के, ये बढ़ते गए और बाद में इन्हीं के कारण होगा बैटल ऑफ प्लासी। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण होगा बैटल ऑफ प्लासी। अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी को, जो हुआ 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होता है 23 जून को 1757 में। ये किस किस के बीच में होता है? सिराजुद्दौला के बीच में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सिराजुद्दौला जो नवाब है बंगाल के और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों आपस में लड़ेंगे। कहाँ पर? प्लासी में। प्लासी में जो कंपनी की फोर्सेस थी उनको लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला लीड कर रहे थे किसको? अपने बंगाल की आर्मी को। और यहाँ पर सिराजुद्दौला की होती है हार और कंपनी की होती है जीत। सो बैटल ऑफ प्लासी होता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। नवाब ऑफ बंगाल थे सिराजुद्दौला, कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। बढ़िया अच्छी खासी युद्ध होता है और इस युद्ध में सिराजुद्दौला इसलिए नहीं हारते कि वो इनएफिशिएंट थे, पर इसलिए हार जाते हैं क्योंकि इनका मिलिट्री कमांडर, जिसका नाम था मीर जाफ़र, वो अपनी आधी सेना को लेके अंग्रेज़ों के साथ हो जाता है और बेचारे हार जाते हैं। जबकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ है, ऐसे सिराजुद्दौला को पता ही नहीं था। वो तो कॉन्फिडेंस में थे कि भैया मीर जाफ़र मेरे साथ है, पर यहाँ पर गद्दारी करते हैं मीर जाफ़र। ठीक है? मीर जाफ़र जो मिलिट्री कमांडर होते हैं, वो इस बैटल में पार्ट ही नहीं लेते। किसके साथ खड़े हो जाते हैं? अंग्रेज़ों के साथ खड़े हो जाते हैं। अपने ट्रूप्स को भी, जो ट्रूप इनको सपोर्ट करते हैं, उनको भी ले जाते हैं अंग्रेज़ों के पास। जो रिचेस्ट बैंकर होते हैं बंगाल के, जिनका नाम होता है जगत सेठ, वो भी नवाब को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 2 लोगों ने गद्दारी करी। एक तो मीर जाफ़र, जो आधी सेना लेकर अंग्रेज़ों के साथ मिल गए, सिराजुद्दौला के साथ लड़े ही नहीं। फिर दूसरे एक रिच बैंकर थे जिनका नाम था जगत सेठ, उन्होंने भी डिच किया किसको? नवाब को। और यहाँ पर सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया और फिर बाद में मार दिया गया। इस डिफीट के बाद, बैटल ऑफ प्लासी की डिफीट के बाद, मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है बंगाल को। ये दुष्ट आत्मा
अब क्या बन जाएगी, नवाब बन जाएगी किसकी, बंगाल की। फिर अब अगर 1 मिनट में हम इस बैटल को कंक्लूड करें तो कैसे करेंगे कि भाई सिराजुद्दौला ने किसको कहा, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कहा कि कलकत्ता में जो फोर्टिफिकेशन है इन्हें हटा लो, इन्होंने नहीं हटाया, तो सिराजुद्दौला ने इसको क्या कर लिया बेटा, कैप्चर कर लिया। इसको कैप्चर किया तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और सिराजुद्दौला के साथ बैटल करने को तैयार हो गई। ये बैटल कब होता है, 1757 में। कहाँ पर होता है, प्लासी में होता है। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से लड़ रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, बंगाल के नवाब की हार होती है और इसमें इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो करते हैं मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला के मिलिट्री कमांडर होते हैं, वो सिराजुद्दौला का साथ छोड़ के किसके साथ मिल जाते हैं, अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते हैं, सिराजुद्दौला से करते हैं गद्दारी। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है जगत सेठ, वो भी करता है गद्दारी किसके साथ, हमारे सिराजुद्दौला के साथ। नवाब को सपोर्ट नहीं करता, अंग्रेज़ों को सपोर्ट कर देता है। इस वजह से सिराजुद्दौला हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। जो बैटल ऑफ प्लासी था ये सिग्निफिकेंट लैंडमार्क था इंडियन हिस्ट्री का। ये पहला स्टेप था जब कंपनी ने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चालू किया, अपने फुट होल्ड को स्ट्रेंथन करना चालू किया और ट्रेडिंग सेंटर से अब ये कुछ ज़्यादा बन गया कि भाई अकेले ट्रेड करने तो नहीं आए हैं, ऐसा आप सबको लगने लगा ब्रिटिशर्स, ये इंडिया को कनकर करेंगे धीरे धीरे करके। इट वॉज स्लोली ऑन इट्स वे टू बिकम अ पॉलिटिकल पावर और ये पहला कदम था इनके पॉलिटिकल पावर बनने के लिए। ठीक है, अब इंडिया में ये पॉलिटिकल डोमिनेंस अपनी फैलाएंगे और उसका पहला स्टेप था बैटल ऑफ प्लासी जिसको इन्होंने जीता। अब हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ प्लासी के बाद। मीर जाफ़र तो पपेट नवाब बन गए थे, ठीक है, पपेट किंग बन गए थे, जैसा ब्रिटिश कहते थे वैसा करते थे। कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा इनसे कैसे मीर जाफ़र से एक्सट्रैक्ट करने लगी। टू द कंपनी ही वॉज अ गोल्डन सैक, सोने का बोरा थे कौन, मीर जाफ़र। जब जब ये अपना हाथ इस बोरे में डालते प्लेजर मिलता है इनको, क्योंकि गोल्ड ही गोल्ड मिल जाता। पर ये बहुत टाइम तक चलने वाला नहीं था, क्योंकि जितनी भी पूंजी थी नवाब के पास में, मीर जाफ़र के पास में, उसका कुछ ना कुछ तो एंड था। तो एक टाइम के बाद तो वो ब्रिटिशर्स को वो सब कुछ नहीं दे पाता जिसकी रिक्वायरमेंट इनको थी, क्योंकि देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। हाउएवर वैन ही कुड नो लॉन्गर गिव दैम मनी, जब उसने पैसा देना मना कर दिया, किसने, मीर जाफ़र ने, जब पैसे देने बंद कर दिए तो अंग्रेजों ने सोचा अभी हमारे लिए तो किसी काम का नहीं है, इससे भी क्या कर दो डिपोज, हमने राजा बनाया था, हम इसे हटा सकते हैं। फिर मीर जाफ़र की जगह आए मीर कासिम, मीर कासिम को नवाब बनाया गया। He rewarded the company by allowing it to collect revenue from बुर्दवान, मिदनापुर, चिट्टागोंग। मीर कासिम नवाब बनने की खुशी में क्या रे, मीर जाफ़र को हटा के मुझे नवाब बनाया है, वाह। ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू कलेक्शन राइट दे देते हैं मीर कासिम, कहाँ के, बुर्दवान, मिदनापुर और चिट्टागोंग के। बट कुछ सालों बाद ही मीर कासिम को लगने लगता है यार कि अब कंपनी से दूरी बनाना ही अच्छा है और अपने कंट्रोल को वापस लेना चाहिए। इन्होंने कोर्ट ऑफिशियल्स को हटाना चालू किया। कौन से कोर्ट ऑफिशियल्स जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, जिनकी सिंपैथी ब्रिटिशर्स के साथ थी। ही लेट गो ऑफ द कोर्ट ऑफिशियल्स इन हिज कोर्ट हु सिंपैथाइज्ड ब्रिटिश। इन्होंने यूरोपियन एक्सपर्ट को हायर किया अपने कोर्ट में और उनसे कहा कि भैया हमारी आर्मी को अब आप ट्रेन करें वॉरफेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पर मीर कासिम को ये नॉलेज तो था कि ब्रिटिशर्स को हराना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ के साथ कॉन्टैक्ट किया और उनसे कहा कि आप प्लीज़ आएँ और हमारी आर्मी को ट्रेन करें वॉरफेयर के लिए, युद्ध के लिए। इसने इंडियंस को अलाउ किया। ही अलाउड द इंडियंस एंड द ब्रिटिश मर्चेंट्स टू ट्रेड ऑन इक्वल टर्म्स। पहले जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे ब्रिटिशर्स को, वो प्रिविलेजेस इंडियन ट्रेडर्स को भी मिल गए। सारी ड्यूटीज़, इंटरनल ड्यूटीज़ को अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि अब मीर कासिम को समझ में आ गया भाई ब्रिटिशर्स तो ट्रेड करके फ़ायदा ले रहे हैं, मेरे इंडियंस ट्रेडर्स क्यों ना लें। तो उन्होंने इन टर्म्स को इक्वलाइज़ कर दिया, सारी ड्यूटीज़ को माफ़ कर दिया जो भी इंटरनल ट्रेड पे लगती थी।
इस वजह से ब्रिटिशर्स का ट्रेड अफेक्ट होने लगा, उनकी मोनोपोली ख़त्म होने लगी, क्योंकि वो सामान जो ब्रिटिशर्स इंडिया में सस्ता बेचते थे बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड कंसेशंस वो बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ट्रेड कंसेशंस किसको भी मिल रहे हैं, इंडियन रूलर्स को भी मिल रहे हैं, इंडियन ट्रेडर्स को भी मिल रहे हैं, है ना। इंडियन ट्रेडर्स को भी अब कंसेशंस मिलने लग गए, उन्हें भी अब इंटरनेट ड्यूटी नहीं थी पे करनी पड़ती थी, तो दोनों के प्रोडक्ट का प्राइस सेम हो गया, और बोले तो इंडिया का तो और कम हो गया। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को लगने लगा भाई हमारी मोनोपोली तो ख़त्म। सो कंपनी डिसाइडेड टू डिपोज मीर कासिम। अब कंपनी का दिमाग फिर चटका कि ये मीर कासिम को तो हम अपने अच्छे के लिए लाए थे, तो हमारे बुरा कर रहा है, इसको भी हटाओ। डिपोज करना मतलब हटा देना। बेटा अब हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर को, जो होता है 1764 में। एंग्री विद द चेंजेस मेड बाय मीर कासिम, अंग्रेजों को मीर कासिम का ये चेंज अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये सोच लिया अब तो मीर कासिम को हटाना है। तो ब्रिटिशर्स ने वॉर वेज किया अगेंस्ट मीर कासिम। मीर कासिम इस वॉर में हार जाते हैं, वो अवध भाग जाते हैं। जैसे अवध भागते हैं तो वो नवाब ऑफ अवध, जिनका नाम था शुजा उद दौला, उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। मुगल एम्परर से कांटेक्ट करते हैं, जिनका नाम होता है शाह आलम टू। तो जैसे वॉर होता है मीर कासिम के अगेंस्ट, मीर कासिम हार जाते हैं, भाग जाते हैं अवध। अवध में ये बात करते हैं शुजा उद दौला से, और फिर दिल्ली के जो एम्परर होते हैं उस टाइम, मुगल एम्परर, जिनका नाम होता है शाह आलम टू, उनसे भी बात करते हैं। मीर कासिम अपने अलाइज के साथ ब्रिटिशर्स से बक्सर में लड़ते हैं 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम और उनके अलाइज फिर से हार जाते हैं। दो ट्रीटी, दोनों ही पार्टीज एक ट्रीटी साइन करते हैं, कब 1765 में। और फॉलोइंग अरेंजमेंट फिर होते हैं, मतलब बैटल ऑफ बक्सर में जहाँ 3 लोग कॉमनली लड़ रहे थे, शुजा-उद-दौला, शाह आलम टू और मीर कासिम, ये तीनों ही हार जाते हैं और ट्रीटी साइन होती है 1765 में। बेटा अब ड्यूअल और डबल गवर्नमेंट से अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान था तो वो थे बंगाल के लोग। बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, किंगडम में उनके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा था। जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी इसके कारण सबसे ज़्यादा सफरिंग्स हो रही थी तो बंगाल के लोगों की हो रही थी। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ता है, खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। कंपनी कुछ करती नहीं और नवाब चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी बेटा, पर पावर थी ही नहीं, पैसा था ही नहीं। कंपनी के पास पैसा था पर वो कुछ करना ही नहीं चाहती थी। तो ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ये एंड होता है 1772 में, व्हेन बंगाल वाज ब्रॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। 1772 में ड्यूअल सिस्टम को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। पूरी तरीके से बंगाल को संभाल रही थी कौन? कंपनी। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बनते हैं किसके? बंगाल के। ही हेल्ड दिस पोस्ट फ्रॉम 1772 टू 1785। 13 साल बंगाल के गवर्नर रहे वॉरेन हेस्टिंग्स एंड फर्दर स्ट्रेंथन द कंपनी पोजीशन इन इंडिया। और उन्होंने कंपनी की पोजीशन को इंडिया में और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया और ज़्यादा मजबूत किया। बेटा अब हम पढ़ेंगे मैसूर को। तो मैसूर के जो रूलर थे उनका नाम था हैदर अली, और बाद में कौन थे मैसूर के रूलर? टीपू सुल्तान। हैदर अली के बेटे ही होते हैं टीपू सुल्तान। बेटा ये दोनों भी बहुत बड़े राइवल होते हैं ब्रिटिश के। जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है ना, ये इसको पसंद करते हैं ना ब्रिटिश को पसंद करते हैं। कौन? हैदर अली और टीपू सुल्तान। इनके बीच में 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर कितने होते हैं? 4। किस किस के बीच में? हैदर अली, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में। 2 जब होते हैं तब गवर्नर जनरल कौन होते हैं? वॉरेन हेस्टिंग। पर इन दोनों में ही कोई क्लियर विनर एमर्ज नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हैदर अली हार गए, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि ब्रिटिश हार गए, या दोनों में से कोई जीत गया, ऐसा नहीं होता है। डिड यू नो सेक्शन में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। टीपू सुल्तान का एक मैकेनिकल टॉय क्रिएट किया गया, किसके लिए? टीपू सुल्तान के लिए। ये डिपिक्ट करता है कि टाइगर अटैक कर रहा है यूरोपियन सोल्जर्स पे। देख रहे हो, ये यूरोपियन सोल्जर है, उस पर अटैक कर रहा है एक टाइगर। ये क्या कहा गया है इसे? टीपूस टाइगर। बेटा टीपू के जो बेटे थे, टीपू सुल्तान के जो बेटे थे ना, उन्हें भी होस्टेज में रख लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद टीपू सुल्तान के जो बेटे होते हैं उन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने होस्टेज में रख लेते हैं। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. मराठास से स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 3 को।